लिख लीजिए आप लोग हेडिंग, भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। देखिए इंडिया में ना टोटल 4000 या उससे भी अधिक नदियां जो है भारत में बहती हैं, ठीक है ना। और नदियों का जो बहने का क्रम है ना, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, इसको ऐसे लिख दूं, भारत के अपवाह तंत्र को दो हिस्सों में बांटा है। उत्तर भारत की नदियां और दूसरा है दक्षिण भारत की नदियां। अब ये जो उत्तर भारत की नदियां ना, इसमें मेनली 3 नदियों के बारे में पढ़ा जाता है। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और एक है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, मैंने ये बताया आपको कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में या भारत का जो अपवाह है, इसमें 3 चीजें पढ़नी हमने। रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में 3 रिवर मेनली हमें पढ़ना है। इंडस रिवर पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ना है, और गंगा रिवर पढ़ना है जो मेन है। और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, इसको दो हिस्सों में पढ़ते हैं गाइस। ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियां गिरने वाली नदी, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ठीक है, दो हिस्सों में इस प्रकार से इसको भी विभाजित कर दिया गया है। तुमने जीडी का फॉर्म भरा है रोहित? रेलवे का भरा है? एनटीपीसी, आरपीएफ भरा है? क्या कर रहे थे उस समय तुम? भरना चाहिए था तुमको। 12th बेस पे आरपीएफ कांस्टेबल। तुमने शिक्षा सदन का व्हाट्सएप चैनल फॉलो किया है? उसमें नोटिफिकेशन तो मिलती होगी ना। तो फिर फॉर्म सारे भरने चाहिए, तो तुम वेट कर रहे हो, तैयारी सही से कर नहीं रहे हो। आगे बढ़े भाई। तो हमने ये पढ़ा कुल मिलाकर के। वैसे इस बात को डायग्राम के थ्रू भी बताया जा सकता था, लिखवाने की आवश्यकता नहीं थी। लिखवाने जैसा कुछ था भी नहीं इसमें वैसे तो। ठीक है।
यार ये मैप क्यों आ जाता है, मेरे को समझ नहीं आता। जी मेरे को हाँ बोलूँ, चलो कोई नहीं, इसी को ले लो। सबसे मैं पहले पढ़ना गया हमें ये नॉर्थ इंडिया की रिवर्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको कहा नॉर्थ इंडिया के 3 रिवर हैं। एक तो है इंडस, ठीक है, एक है इंडस रिवर यानी कि सिंधु घाटी नदी, ठीक है, इसको पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं, अरब सागर में आके गिरती है। दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, जो कई सारे शहरों से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो पूरा यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और यहाँ पे आके गिर जाती है ना। फिर साउथ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, लिखो आप लोग हेडिंग सिंधु नदी घाटी के बारे में ही लिख लो, कोई बात नहीं। सिंधु नदी तंत्र, इसको कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। अब देखो आप लोग एक एक करके जरा देखते हैं एक बार। ये जो सिंधु नदी तंत्र है, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होता है वैसे तो, बट मैं आपको एक एक करके दिखाई देता हूँ। ध्यान दे दीजिए, ये है इंडस का पूरा। देखो जब बोला जाता है ना अपवाह तंत्र, तो अपवाह में इंडस रिवर तो मेन है हमारी, ठीक है। ये मान सरोवर सिंधु नदी जो है वो कहां से निकल रही है, मान सरोवर झील से निकल रही है, राकसताल से, मान सरोवर झील से, ठीक है ना। राकसताल झील, तिब्बत मानसरोवर झील, है ना। इसको कई सारे, इस ग्लेशियर के कई सारे नाम है। यहां से होते हुए आगे बढ़ती है ये, ठीक है। अच्छा, भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक जगह से। भारत में कहां पर प्रवेश करती है ये, दमचौक से प्रवेश करती है। फिर ऊपर जम्मू कश्मीर होते हुए जो है ये आगे ये जो है यहाँ पे ये पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में जिस जगह पे एंटर करती है उसका नाम है चिल्लास, ठीक है। पाकिस्तान में जो है, देखो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, मतलब गंगा से लंबी है ये, लेकिन भारत में इसका हिस्सा बहुत ही कम है। भारत में मात्र 1114 किलोमीटर ही है जो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। फिर ये आगे की तरफ बढ़ जाती है। इसके अलावा सिंधु नदी ये जो जा रही है, सिंधु नदी, इसमें बहुत सारी नदियां उसके राइट साइड से मिलती है, बहुत सारी नदियां इसके लेफ्ट साइड से मिलती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो राइट साइड से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां है, श्योक नदी है, गिलगिट है, स्वात नदी है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है। और लेफ्ट से मिलने वाली नदियां है ये सारी की सारी रावी, चिनाब, व्यास, ये सारी सारी से लेफ्ट से मिलने वाली नदियां, ठीक है। हाँ ये पीओके से होके जा, हाँ पीओके से होके जा रही है। ये K2 है हमारा, हाँ K2 बना रखा, ठीक है। ये ग्लेशियर है एक, इसको रेमो ग्लेशियर कहते हैं। ये पूरा पूरा बर्फ का पहाड़ जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है उस तरफ से बह रही है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो आप इसका उद्गम स्थल, लिख लीजिए आप लोग इसका। इसका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है। इसका जो ओरिजिन है किसका, इंडस का, इसका मानसरोवर झील।
ठीक है, जिस ग्लेशियर से निकला उसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कई सारे इसके ना अजीब अजीब नाम है इस ग्लेशियर के, लेकिन आपको एनसीईआरटी वाला नाम जो है याद रखना है। ठीक है, और भारत में यह दमचौक से प्रवेश करती है, भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। पाकिस्तान में ये चिल्लास में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसकी लंबाई लगभग 1114 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ लिख लेना आप लोग। टोटल लंबाई जो इसकी है वो 2880। भारत में इसकी लंबाई जो है वो है 1114। हो गया डन। आगे की बात करते हैं। हाँ, ये वाला जो हिस्सा ना, ये पूरा, अब देखो इसका ना पॉलिटिक्स देखो, ये भारत का हिस्सा है पूरा का पूरा। ये पूरा भारत का हिस्सा है ये वाला। ठीक है, इसमें जो ये वाला जो हिस्सा हमारा, ये गिलगिट वाला है, बल्टिस्तान वाला। ये वाला हिस्सा जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, चाइना वाला है। और ये वाला जो हिस्सा है ये लद्दाख का, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा आगे देखो आप लोग। देखो ये जो सिंधु नदी है ना, इसके पानी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसे सिंधु नदी घाटी समझौता कहते हैं। इसमें हमने ये डिसाइड किया था कि कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान रखेगा और कुछ नदियों का पानी जो है वो भारत रखेगा। ठीक है ना। अब कौन सी नदियां जिसका पाकिस्तान रखेगा, कौन सी नदियां जिनका भारत रखेगा, वो हम अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, लिखो आप लोग। देखो, सिंधु नदी घाटी समझौता, सिंधु नदी घाटी समझौता कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था ये। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? दो कंडीशन हुई इसके तहत। तीन रिवर, कौन कौन सी तीन रिवर? सिंधु, झेलम और चनाब। सिंधु नदी, झेलम नदी और चनाब नदी, इनका जो है 80% पानी जो है, इनका 80% जल जो है वो पाकिस्तान रखेगा। इनका 80% जल कौन रखेगा? पाकिस्तान रखेगा।
अरे प्रभु, दिमाग खराब हो जाता है। रोहित, चर्चा चल रही है इस महीना बैच बंद करने की। ठीक है, प्लानिंग हमारी हो चुकी है, बस आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता, आए थे लेने। सही है, आना भी चाहिए। अच्छा, ये गुस्सा कर रही थी। सही है, कस्टडी होनी चाहिए। पेरेंट्स ने पढ़ने भेजा है, क्या करने भेजा है? यमुना के बारे में कुछ एक आधे पॉइंट्स लिख लो आप लोग। यमुना, देखो यमुना के बारे में लिखो आप लोग स्पेशली। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गुस्सा क्या आपके सामने कर रही थी, आप आ रही थी जब कल? अच्छा अच्छा, जब गजब कहानी है। हाँ, कौन, इसके फादर? हो सकता है, मुझे नहीं पता। देखिए, ये ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गंगा के रिलेटेड, ये लिखना है। एक लिख लिया आप लोगों ने, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल। ठीक है ना, यमुना की सबसे सहायक नदी। अच्छा, पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना ही है? नहीं, सही लिखा है। सबसे बड़ी और सबसे लंबी में फर्क है। सबसे बड़ी का मतलब जिसमें वाटर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। सबसे लंबी मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा है। अगर यहां पर लंबी लिख दूंगा तो इसका आंसर यमुना हो जाएगा, लेकिन यहां लिखा सबसे बड़ी। ठीक है ना? हाँ देखो, सबसे गंगा की सबसे लंबी नदी, लंबी और बड़ी में फर्क है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। तभी तो कंफ्यूजन होती है ना कि एक ही सवाल के दो आंसर क्यों है। दो आंसर नहीं है, सवाल ही अलग अलग है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया वो ये वाला था, ये अलग है। ठीक है, अगर आपसे कुछ पूछे कि गंगा में ऐसी कौन सी नदी फ्लो करती है जिसका पानी का वॉल्यूम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे पानी के वॉल्यूम की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी कौन सी? घाघरा नदी। ठीक है ना? और सबसे, यमुना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। गंगा की सबसे लास्ट रिवर जो उसको मिलती है ना, वो है महानंदा। ठीक है, इस पॉइंट को आप स्किप कर देना। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, वो चलो कोई दिक्कत नहीं है। यमुना के अलावा ना, आपने ये मैप देखा होगा बेबी, ये जो मैप देखा इसमें, इसमें हिमालय के जितने नदियां ना वो गंगा के सब लेफ्ट साइड से निकल रही है, कि यमुना को छोड़ के यमुना राइट साइड से निकल रही है ना? तो ये पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि यमुना के अलावा सभी हिमालय की नदियां गंगा के बाएं तट से निकलती हैं और यमुना खुद दाएं से निकलती है।
ये हमने पढ़ा, आगे बढ़े। हाँ ये छोड़ सकते हो, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महानदी और महानदी जी 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 जी। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए आइए, नेक्स्ट की बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का लिख लो आप लोग। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ना, ये ध्यान से सुनना आप लोग, ये निकलता है तिब्बत से, वही मानसरोवर से ही निकलता है, ठीक है ना। और इसका जो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर इसका नाम है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है ना। ये तिब्बत होते हुए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है तिब्बत में, इसका नाम है सांगपो। ये भारत में घुसती है, एक पहाड़ है जिसका नाम है नामचा बारवा, है ना, या नमचा बरवा। यहां से भारत में क्या करती है, एंटर लेती है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिबांग। क्या नाम होता है इसका, दिबांग, ठीक है ना। फिर ये आगे बढ़ती है, सादिया धुबरी डैम जो है ना वो इसी पे बना हुआ है, ठीक है। आगे फिर इसमें कई नदियां मिलती है, धनसिरी नदी मिलती है, सुबनसिरी नदी मिलती है, मेसेक नदी मिलती है, कापली नदी मिलती है। ये सब आगे आते हुए जो है वो, ठीक है, मानस रिवर, संकोच रिवर, ये आगे आते हुए जो ये सारी की सारी वेस्ट ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ठीक है ना। ये बांग्लादेश है हमारा, और बांग्लादेश में इस नदी का क्या नाम हो जाता है, जमुना। अभी सीजल में आया था ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले, अभी 26 को सीजल खत्म हुआ ना लास्ट, उसमें आया था किस नदी का नाम जमुना है, तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम। तो इसके दो तीन नाम है, सांगपो नाम है, ब्रह्मपुत्र नाम है, दिबांग नाम है, और जमुना नाम है, चार नाम होंगे इसके, है ना। फिर आगे ये आती है और इसका नाम जो होता है लास्ट में मेघना होता है। जब ये गंगा और इससे मिलती है तो इसका नाम पद्मा होता है। आगे जब बंगाल खाड़ी में गई तो उससे पहले इसका नाम मेघना हो जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा है, लिख लो आप लोग इसमें। ब्रह्मपुत्र असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में उसको दिबांग बोलते हैं। दिबांग कह लो या दिहांग नदी कह लो, कुछ लोग दिहांग भी कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। आइए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये चार देशों में इसका ग्लेशियर फैला, चार देशों में इसका क्या बोला, बेसिन फैला हुआ। बेसिन का था इसका एरिया वाइज, तिब्बत में फैला हुआ है, ठीक है ना, फिर भारत में फैला हुआ है, फिर बांग्लादेश में फैला हुआ है, और चीन में फैला हुआ है। चीन, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, चार देश, ठीक है। तो लिखो आप लोग पहला पॉइंट, इसका बेसिन चार देशों में फैला है। हाँ, रिवर बेसिन कहते हैं इसको। इसका बेसिन जो है वो चार देशों में है, चाइना, तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश।
ठीक है, पहली चीज। आगे इसका उद्गम की बात करेगा इस, अगर हम इसका उद्गम कहां से शुरू होता है तो उद्गम लिख लो आप इसका। इसका उद्गम जो होता है वो होता है चेमा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। ठीक है, और इसके कई सारे नाम भी हैं, ठीक है, मतलब इस ग्लेशियर के ही, और ये तिब्बत में है ये, ठीक है, आंगसी ग्लेशियर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, तो तिब्बत ही लिख लेना आप लोग यहाँ पे, तिब्बत में होता है ये। भारत में प्रवेश कहां से करती है? नामचा बरवा पर्वत से। भारत में प्रवेश, भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, इसके नाम लिख लेना आप लोग। ये जो नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र जिसको कह रहे हैं, इसका तिब्बत में नाम है सांगपो। सांगपो नाम है तिब्बत में। और इसका अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिबांग या दिहांग। ठीक है, इसके अलावा इसका असम में नाम है ब्रह्मपुत्र, असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और नाम है ये बांग्लादेश में इसका क्या नाम है? जमुना। आपको बताऊं मैं, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना इस पे डैम बना लेगा तो पानी रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। आप खुद देखो भारत में इसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज रिवर है ना, तो इसका एक्चुअल पानी का फ्लो जो बढ़ता है वो भारत में आने के बाद ही बढ़ता है। चाइना में उसका उतना फ्लो पानी का नहीं है, तो इससे ज्यादा लॉस नहीं है हमें। अगर वो बना भी लेते हैं डैम तो इससे हमें ज्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि हमारा ही पानी है, जो ये नदियां ट्रिब्यूटरी मिल रही है ये हमारी ही है। ठीक है, तो पानी का फ्लो तो बाद में आ रहा है। वो इसी कारण से, ये इसी के उफान के कारण से ना। इसी नदी के ऊपर ना एक ब्रिज है जिसको ढोला सादिया ब्रिज कहते हैं। अब उसका नाम चेंज करके भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो कर दिया। भूपेन हजारिका एक सिंगर थे बहुत बड़े, ठीक है, उस इलाके से जो बहुत पॉपुलर थे। इसकी टोटल लेंथ गाइस लिखा नहीं गई। वैसे तो ये काफी बड़ी नदी है, लेकिन भारत में इसकी लेंथ छोटी है। करें आगे बढ़े। ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं एक बार। नहीं है, चलो देखो। नाम तो इसके लिख लिए ना आप लोगों ने, क्या क्या नाम है इसके? तो और कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट लोग आप लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अच्छा, हिमालय की तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत समझ रहे हो आप लोग? ये जो 24 डिग्री समानांतर रेखा है, यहां से भारत संकीर्ण होना शुरू हो जाता है, इसके नीचे वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो इसमें एक तो हमारा ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, और ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिर रही हैं, ठीक है ना।
जो अरब सागर में गिर रही है उनको पूर्व वाहिनी कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, जो पश्चिम में गिर रही है उसको पश्चिमी वाहिनी कहते हैं। ठीक है, अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत सारी हैं, उसमें सबसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे पहले आती है महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी और कुछ अन्य नदियां हैं। ठीक है ना, ये सीक्वेंस में लिखा गया है, सबसे पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी, फिर कुछ अन्य नदियां। उसी वजह से अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियां हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और कुछ और नदियां हैं। ठीक है ना, तो लिख लो आप लोग। एक पहला पॉइंट तो ये कि हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादा प्राचीन है। प्राचीन होने का कारण इनका पानी का जो फ्लो है वो क्या है, काफी कम है, कम है, पानी का फ्लो है ही नहीं, मतलब बरसात में ही इनमें पानी दिखता है, अदरवाइज पानी का लेवल बहुत ज्यादा क्या है, मतलब इधर कभी बाढ़ नहीं आता, साउथ में कभी भी बाढ़ नहीं आता, बाढ़ हमेशा कहाँ आता है, नॉर्थ इंडिया में आता है। ठीक है, दूसरा ये जो वेस्टर्न घाट के जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये इन नदियों को काट देते हैं, इनका रास्ता जो है वो रोकते हैं। ठीक है, अच्छा, अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं ये एस्चुरी बनाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है वो डेल्टा बनाती हैं। एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसी भी नदियां गई जो ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ना ही अरब सागर में गिरती हैं, वो कच्छ के रण में सूख जाती हैं। ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि लूनी नदी एक है जो राजस्थान से खुलती है और कच्छ के रण में सूख जाए, जैसे मैं एक गिलास पानी लूंगा फेंकू सूख जाए रोड पे, है ना, उस प्रकार से। उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। आगे बढ़ जाएं। हाँ, कब एस्चुरी होता है, जब नदियां समुद्र के किनारे आती हैं ना गिरने के लिए, तो वो कई हिस्सों में ना डिवाइड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसी को एस्चुरी कहा जाता है।
अभी दिखाता हूँ क्या होते हैं। ये होता है डेल्टा और एस्चुरी में फर्क है ना। मान के चलिए ऊपर से कोई नदी आ रही है ना, तो अगर वो इस तरीके से बिखर करके अलग अलग हिस्सों में जा रही है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो डेल्टा हो जाएगा। और अगर वो डायरेक्टली जा रही है नदी के अंदर सारा का सारा फ्लो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे इस तरह की कपनुमा संरचना बनाते हुए अगर जा रही है तो वो एस्चुरी कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक होकर के जा रही है, कई हिस्सों में बट रही है। जैसे आप देखोगे गंगा नदी तंत्र का जो हमने इमेज देखा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें हमने ये देखा, ये ना कई हिस्सों में ना, वैसे ये डिटेल में जब हम इस फोटो को देखेंगे ना, ये कई हिस्सों में टूट जाता है ऐसे ऐसे। आप कभी देखोगे ना इसकी एक्चुअल इमेज, तो कई हिस्सों में टूटा हुआ मिलेगा गूगल इमेजेस पे, तो वही इसी को डेल्टा कहते हैं, जो अलग अलग हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। मतलब एक ही नदी है, वो कई हिस्सों में क्या हो गई है, टूट गई है ना, अलग अलग टुकड़े हो गए हो, तो उसी को एस्चुरी कहते हैं। और जिसमें डायरेक्ट आ रही है कीपनुमा संरचना, वो हमारा डेल्टा है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसमें आती है सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी, फिर आता है बैतरणी नदी, फिर आता है ब्राह्मणी नदी, फिर आता है महानदी, फिर आता है गोदावरी, फिर आता है कृष्णा, फिर आता है पेनार, फिर आता है पलार, फिर कावेरी, फिर वेंगई, और फिर ताम्रपर्णी। सब्जेक्ट वाइज इमेज, कर देंगे भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, मैं आपको ये कह रहा था कि हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बे ऑफ बंगाल है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्वर्ण रेखा, ठीक है, यहाँ पे आ रही है ये रही स्वर्ण रेखा। फिर इसके बाद क्या हमारा बैतरणी नदी है, बैतरणी इन्होंने दिखाई नहीं है लेकिन वो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका है तीसरा ब्राह्मणी नदी है, वो भी नहीं दिखाया है। फिर चौथा है महानदी है, वो आ रहा है। उसके बाद आपका क्या है, महानदी के बाद गोदावरी है जो आ रहा है यहाँ पे। गोदावरी के बाद आपका क्या है, कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी को इन्होंने नहीं दिखाया है। ये वेंगई कावेरी कृष्णा नदी है ना, ये इधर से आ रही है, कृष्णा नदी आ गई है ना। उसके बाद पेनार नदी आ गई। उसके बाद पेनार और पलार कहते हैं, वैसे नॉर्थ पेनार और साउथ पेनार है, लेकिन आप पेनार और पलार कह सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके बाद आपका पलार नदी हो गया, पेनार पलार हो गया। उसके बाद कावेरी हो गया। उसके बाद आपका क्या, कावेरी का वेंगई हो गया, और एक ताम्रपर्णी नदी है। ये सारी नदियों का सीक्वेंस है। कुछ नदियां इधर से वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं, वो ईस्टर्न घाट में गिरती हैं। कुछ नदियां ईस्टर्न से शुरू होकर वेस्टर्न में गिरती हैं। कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो अरावली हिल से शुरू होती हैं, तो ये खंबात की खाड़ी, ये क्या हमारा
इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी, यहाँ है मन्नार की खाड़ी, यहाँ है मन्नार की खाड़ी, यहाँ है पाक की खाड़ी। ठीक है ना। खाड़ी का मतलब क्या होता है, जो दबा हुआ एरिया ना, जैसे दबा हुआ दिख रहा है आपको ये, और ये भी दबा हुआ है, तो दबा हुआ जो एरिया होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है, गल्फ कहलाता है। गल्फ और बे में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, कौन कौन सी नदियां गिरती हैं लिखो आप लोग। सबसे पहले जो नदी आती है इसमें, वो आती है भादर। भादर नदी। उसके बाद आती है सतरंजी नदी। उसके बाद आती है नर्मदा नदी। नर्मदा के बाद आती है ताप्ती नदी। ताप्ती के बाद आती है काली नदी। बहुत सारी नदियां इसमें नहीं होंगी। मांडवी, जुआरी, श्रावती, पेरियार, भरतपुंछा। ये सारी नदियां वो हैं जो अरब सागर में गिरती है। कुछ कुछ इसमें भी गिरती हैं, क्या नाम है इसका, गल्फ ऑफ खंबात में भी गिरती हैं। नेक्स्ट 02 होना चाहिए ना। एक दो पॉइंट्स आप लोग लिख लो अरब सागर के रिलेटेड जो पूछा जाता है। लिखो आप लोग, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां, मैकॉले और विंध्याचल की पहाड़ी, यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है। कहाँ पे गिर रही है ये, गल्फ ऑफ खंबात में गिर रही है ना, खंबात की खाड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे दो तीन नदियां गिरती हैं, माही नदी भी यहाँ पे गिर रही है, साबरमती नदी भी गिर रही है, लेकिन लूनी नदी की नहीं गिर रही है। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ठीक है ना।
तो ये लिख लिया आप लोगों ने नर्मदा नदी, ठीक है। और लिखो आप लोग अरब सागर में जितनी नदियां गिर रही है ना उसमें सबसे लंबी कौन सी नदी है? नर्मदा। ठीक है, लिखो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी लिख लेना, चाहे सबसे बड़ी लिख लेना। ठीक है, लिखो आप लोग इसकी परियोजनाएं लिख लो आप लोग। सरदार सरोवर बांध, महेश्वर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना या ओमकारेश्वर बांध। ये सारे बांध नर्मदा नदी पे बनाए गए हैं। हाँ जी, इसकी परियोजना है। वैसे परियोजना तो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो जी। कितना रहने दीजिए इसको, बाकी नेक्स्ट में कल करेंगे ना। वैसे भी कल तो करना ही है ज्योग्राफी, कल कंप्लीट।